नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मुझे ये ज़रूर बताइए कि जो भी जानकारी या जो भी चीज़ें मैं लेके आती हूँ वो आपको कितनी इफ़ेक्टिव लगती हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो मुझे बता सकते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा पेपर रहेगा वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है या फर्स्ट ईयर का पेपर है। सेकंड पेपर है A2 का, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये कॉमन पेपर है तो सभी पढ़ सकता है इसको, किसी भी स्पेशलाइजेशन का है वो पढ़ सकते हैं। और क्या आगे देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है क्योंकि पूरा पेपर है, वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी, तो थोड़ा पेशेंस से देखना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट मॉड्यूल बोल रहे हैं हम। फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पूछा है, तो इसमें 1.1 जो है हमारा एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। एजुकेशन कॉन्सेप्ट और स्कोप जो है वो क्या है, तो ये एक बार सबसे पहले हम इसमें एजुकेशन देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन जो है वो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जो ई और डीको से आया हुआ है। ई और डीको, ई फॉर इनसाइड यानी कि आंतरिक, टू डीको मतलब टू ड्रॉ यानी कि बाहर निकाला, जो बाहर निकालना, जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना एजुकेशन कहलाता है। एजुकेटम का मतलब होता है प्रशिक्षण देना। एजुकेयर का मतलब होता है बाहर निकालना। एजुकेयर टू ब्रिंग अप यानी कि आगे बढ़ना और विकसित करना। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है उसका मतलब ये है कि जो भी हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं शिक्षा की। तो जो डेफिनेशन है सुकरात की, सबसे पहली डेफिनेशन है सुकरात के अनुसार। तो सुकरात के अनुसार जो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क, अब इस पे ध्यान दीजिए, प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। मतलब इन्होंने जो शिक्षा का अर्थ बताया कि मनुष्य के जो मस्तिष्क में जो मतलब अदृश्य से विद्यमान संसार में, मतलब जो भी विचार हैं जो अदृश्य हैं, जो दिखते नहीं हैं मस्तिष्क में, उन विचारों को प्रकाश में लाना एजुकेशन कहलाता है सुकरात के अनुसार। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रोवेल की। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। मतलब इन्होंने ये बोला है कि शिक्षा वो प्रोसेस है यानी कि प्रक्रिया है जो बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर प्रकट होती हैं। यानी कि बच्चा जब भी जन्म लेता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता, उसके अंदर आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हम उसको बाहर निखारने का काम करते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसकी शक्तियाँ बाहर होती रहती हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं छोटा बच्चा लाइक क्ले, मतलब मिट्टी की तरह होता है। हम जिस तरीके से आकार देना चाहें उस तरीके से आकार दे सकते हैं। उसी तरीके से एजुकेशन है। मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, धीरे धीरे क्या होता है उसमें सारी शक्तियाँ बाहर प्रकट होने लगती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है विवेकानंद की। विवेकानंद ने शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णा का प्रदर्शन है। मतलब सन्निहित पूर्णा का प्रदर्शन है, मतलब मनुष्य के अंदर जो भी है शक्तियाँ हैं, जो भी विचार है, उसके जो भी भाव हैं, उन चीज़ों को व्यक्त करने का पूर्णता का प्रदर्शन है। मतलब जैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एजुकेशन कहलाता है विवेकानंद के अनुसार, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है इसमें निर्देश, विद्यालय, ट्यूशन, प्रशिक्षण, अनुशासन, शिक्षण, ये सब मीनिंग ऑफ एजुकेशन अगर हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन मीनिंग ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो शाब्दिक अर्थ, प्राचीन अर्थ और व्यापक अर्थ,
ठीक है, इसमें 3 अर्थ हैं। शाब्दिक अर्थ जो है वो है अंदर से बाहर की ओर अग्रसर करना, जैसे आपने पढ़ा ई और डी को, ई फॉर इनसाइड और डी को मतलब टू ब्रिंग आउट, ठीक है, बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर की ओर अग्रसर करना, जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना कहलाता है शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राचीन अर्थ। तो जो प्राचीन अर्थ है वो बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना। प्राचीन अर्थ जो है, जैसे पहले गुरुकुल शिक्षा होती थी, या फिर लोग जाके वहाँ पे रहते थे, भिक्षा मांगते थे, तो वो क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं जीवन जीने की चीज़ें सिखाते थे कि किस तरीके से अपने लाइफ को सरवाइव करना है, किस तरीके से अपने मतलब ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना है। तो बालक के मस्तिष्क में ज्ञान भरना, ताकि वो कोई वर्जित व्यवहार ना करे, नकारात्मक व्यवहार ना करे। व्यापक अर्थ का मतलब है बालक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास। व्यापक अर्थ बड़ा होता है, तो संतुलित यानी कि संपूर्ण विकास, ठीक है। और इतना मतलब कि वो उसका लाइफ जो है, उसकी लाइफ वो संतुलन में रहे। तो शिक्षा शब्द क्या है, शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के समानार्थक शब्द एजुकेशन से बना हुआ है। अब शिक्षा क्या है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से हम सीखना शुरू कर देते हैं, और तब तक सीखते हैं जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एजुकेशन। स्कोप ऑफ एजुकेशन जो है शैक्षिक दर्शन, ठीक है, शिक्षा का शैक्षिक दर्शन। तो शिक्षा का जो शैक्षिक दर्शन है, शिक्षा के उद्देश्य उसमें होते हैं प्राकृतिक और महत्व और कार्य। शिक्षा का शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसमें हम बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक कौशल का विकास के बारे में पढ़ते हैं। फिर है शैक्षिक समाजशास्त्र, समाज की प्रकृति, संस्कृति और समाज के बीच संबंध और समाज को कैसे समझे, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। शैक्षिक शिक्षा का इतिहास यानी कि एजुकेशनल हिस्ट्री, समय के साथ शिक्षा प्रणालियों के शिक्षण विधियों का विकास, वृद्धि। अब किस तरीके से शिक्षा प्रणाली में चेंज हुआ, किस तरीके से टीचिंग मेथड आए, किस तरीके से उनमें ग्रोथ हुई, कैसे उनकी ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। शिक्षा का अर्थशास्त्र, व्यवसाय और बाजार के लिए आर्थिक शिक्षा का महत्व, ठीक है। अब शिक्षा पद्धति, तो पढ़ने के लिए प्रयुक्त विभिन्न पद्धतियाँ। पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, शिक्षण सिस्टम हो सकता है, या फिर विधि भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए कौन सी विधि यूज़ करनी चाहिए, ये हमें एजुकेशन से पता चलता है, ठीक है। तो स्कोप क्लियर हो गया, 1.1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये 1.2 है, यहाँ पर गलती से 2.1 हो गया है, ठीक है। इसको हम कट करके 2.1, ठीक है। 2.1 एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जिसमें स्कूल और फैमिली, कम्युनिटी एंड मीडिया पढ़ना है। तो स्कूल ऑफ, पहले एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या है। जो एजेंसीज ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि वह संस्थान जहाँ पर एजुकेशन प्राप्त होती है। तो सबसे पहला है स्कूल। स्कूल में हम जाते हैं ना, स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आधिकारिक एजेंसी बताया गया है। यहाँ पर क्या होता है, हमें कैरिकुलम मिलता है और उसके हिसाब से हम सीखते हैं, जीवन कौशल भी सीखते हैं, किस तरीके से बिहेवियर करना है, और वहाँ पर हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है परिवार, फैमिली। परिवार सबसे पहला वो होता है विद्यालय। तो सबसे पहला विद्यालय इसलिए होता है क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, फैमिली में मिलती है, जैसे कि आदर्श, संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, वैल्यूज़, किससे कैसे बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें हम फैमिली में सीखते हैं। नेक्स्ट है समुदाय, कम्युनिटी। समुदाय भी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब किस तरीके से हम समाज में रहते हैं, तो सामाजिक गतिविधि करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो समुदाय भी एक तरीके का एजेंसी है। मीडिया, मीडिया में जैसे हम टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार, सोशल मीडिया, मतलब उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, तो ये भी एक तरीके की एजेंसी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
1.3 है फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। तो फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्राग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कनेक्सिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ हाँ, हिंदी आगे मैंने लिखा हुआ है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन, ठीक है। आइडियलिज्म आदर्शवाद, नेचुरलिज्म प्राकृतिकवाद, प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद, ह्यूमनिज्म मानवतावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, और कनेक्सिज्म का मतलब संबंधवाद होता है, ठीक है। फिलोसफीज एंड एजुकेशन। तो फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन सबसे पहले जान लेते हैं। जो बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करे तथा उसे बाहर निकाले, उसे क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। आपने ये पढ़ा। लेकिन दर्शन क्या है? दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। मतलब हम बहुत ज़्यादा, जैसे हम कभी कभी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमें एक टैग मिलता है कि आप फिलोसोफर हो क्या, दार्शनिक बोल देते हैं बहुत लोग, बहुत फिलॉसफी झाड़ रहे हो, ये चीज़ हमें लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिलॉसफी क्या है? मतलब आप की थिंकिंग जो है वो कहीं ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे है, मतलब बहुत ज़्यादा थिंकिंग। दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के स्वरूप, सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान करने के साधन और मनुष्य की कारणीय तथा अकारणीय कर्मों का तार्किक विवेचना है। मतलब जब हम चिंतन करते हैं कि मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, यानी कि सत्य की खोज करते हैं, तो वो फिलॉसफी कहलाता है। अब इंडियन फिलॉसफी की अगर हम बात करें कि इंडियन फिलॉसफी क्या है, तो इंडियन फिलॉसफी जो है वो क्या है? दर्शन का जन्म भारत में हुआ। भारत के बाद इस क्षेत्र में यूनान, एथेंस देश का नाम आता है, ठीक है। मतलब दर्शन का जन्म कहाँ हुआ? हमारी इंडिया में हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनीशन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। मतलब अभी हमने जाना कि दर्शन क्या है, अब हम जानेंगे कि फिलोसफिकल एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, या फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है? दर्शन का वो भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो दर्शन जो है मनुष्य जीवन की व्याख्या करके उसके अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्कालीन उद्देश्य निश्चित करता है, और शिक्षा दर्शन में उन उद्देश्यों की व्याख्या करता है। मतलब एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है? जिसमें जो एजुकेशन की समस्याएं होती हैं उनका हल प्रस्तुत करते हैं, मतलब उनका हल मिलता है, वो शिक्षा दर्शन कहलाता है, ठीक है। दर्शन मनुष्य के जीवन की व्याख्या करता है, मतलब मनुष्य के जीवन का जो वर्णन है, हम सोचते हैं कि मनुष्य क्या है, उसका जीवन क्या है, इसके बारे में सोचते हैं, तो ये दर्शन कहलाता है। हेंडरसन की एक डेफिनेशन है, इन्होंने लिखा है कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है, ठीक है। शिक्षा दर्शन क्या है? जो शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करते हैं वो दर्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन की क्षेत्र व शाखाएं हैं, मतलब ब्रांचेज ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। ब्रांच का मतलब शाखाएं, तो उसमें जो शाखाएं हैं, पहली है तत्व मीमांसा, दूसरी है ज्ञान मीमांसा, और तीसरी है मूल्य या आचार मीमांसा, यानी कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा के बारे में जानते हैं। इसमें वास्तविकता क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है? जैसे हम सोचते हैं प्रकृति क्या है, इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत व जन्म मरण के स्वरूप की खोज आदि आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मेटाफिजिक्स क्या है? वास्तविकता, यानी कि प्रकृति क्या है, मनुष्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, आत्मा क्या है, तो ये सारी चीज़ें। तत्व मीमांसा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा जो है, इसमें जो सत्य है उस तक हम कैसे पहुँचे। पहले में
तत्व मीमांसा में क्या है कि सत्य क्या है। अब इसमें क्या है कि सत्य तक हम कैसे पहुँचे। इसमें क्षेत्र में मानव वृद्धि, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, सत्य असत्य और भ्रम की खोज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है आपका मूल मीमांसा। तो मूल मीमांसा क्या है, जियोलॉजी वैल्यू, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके क्षेत्र में मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन, मूल्य मान्यताओं व आदर्शों की खोज एवं विवेचना आती है। क्लियर हो गया। तत्व मीमांसा में वास्तविकता क्या है, ज्ञान मीमांसा में वास्तविकता तक हम कैसे पहुँचे, यानी कि बुद्धि का उपयोग, ठीक है, ज्ञान का उपयोग उस तक पहुँचने के लिए साधन क्या होना चाहिए। मूल्य मीमांसा में या एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज अ ह्यूमन, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं आइडियलिज्म। अब है आदर्शवादी। तो आदर्शवादी जो है, आदर्शवादी ईश्वर की सत्ता के ऊपर विश्वास करते हैं, मतलब आइडियल, किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, यानी कि ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है, ईश्वर सत्ता की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिकता ज़रूरी, मतलब इनका मानना है कि अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म की ज़रूरत है। दूसरा जो है, आध्यात्मिक दुनिया को स्वीकार करना चाहिए, मतलब पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों को करना चाहिए। आध्यात्मिक मूल चिंतन एवं यही सारी चीज़ें, आध्यात्मिक मूल और चिंतन जो है वही सब कुछ है, सार्वभौमिक है, मतलब सब कुछ है। नेक्स्ट है मूल्य पूर्व निर्धारित होते हैं, इनके हिसाब से मूल्य पूर्व निर्धारित होते हैं। सर्वांगीण आध्यात्मिक मूल्यों पर आदर्शवादी दर्शन के आधार हैं, ठीक है। अब शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं इसमें, वो देख लेते हैं। तो आदर्शवादी दर्शन जो है आध्यात्मिक दर्शन एवं नीतिगत उद्देश्य के लिए होते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक दर्शन और नीतिगत, मतलब जो भी नीति आती है या आध्यात्मिक दर्शन होते हैं वो आदर्शवादी दर्शन कहलाते हैं। इसमें मानसिक क्षमताओं पर बल दिया जाता है, ठीक है। शिक्षक एवं पाठचर्या शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं। इसमें जैसे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और जो कैरिकुलम सेंटर्ड एजुकेशन होता है वो इसमें ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। शिक्षा के लक्ष्य जो हैं, आत्मानुभूति शिक्षा के लक्ष्य हैं, आध्यात्मिक विकास है, सत्य सौंदर्य की अनुभूति, मतलब जो हमें सत्य की सौंदर्य की का एक्सपीरियंस होता है, अनुभूति होती है, वो आइडियलिज्म में होती है। सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं का संरक्षण, मतलब जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो पहले की मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं और उनका संरक्षण करना चाहिए। हस्तांतरण है, जन्मजात शक्तियों का विकास, पवित्र जीवन का निर्माण, मतलब अगर जीवन हो तो पवित्र होना चाहिए। पाठचर्या क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, आदर्शवादी के अनुसार आदर्श एवं मूल्यों के अनुसार माना जाता है, ठीक है। अब इसमें मानविकी विषयों पर बल दिया जाता है, जिसमें प्रमुख हैं, कौन कौन से विषय हैं, धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिक अध्ययन, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, संगीत, भाषा और भूगोल, ये सारे इसके करिकुलम हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टीचिंग मेथड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो टीचिंग मेथड में है इसमें पहला तो इसमें दार्शनिक और दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकॉर्ट, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रोबेल, वेंगल, ठीक है, ये सारे इसके दार्शनिक हैं। अब इनके हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथड डिसाइड है। तो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी, प्लेटो ने संवाद विधि एवं तर्क के साथ प्रश्नोत्तर, अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि दी, डेकॉर्ट ने सरल से जटिल की ओर दिया, पेस्टोलॉजी ने अव्यास और प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि दी, हर्बर्ट ने निर्देशन विधि, फ्रोवेल ने खेल विधि, वेगल ने तर्क विधि, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनके अनुसार विद्यालय क्या है, अनुशासन, कठोर अनुशासन का वो किया गया है। विद्यालय का ये मानना है कि विद्यालय एकमात्र स्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती है। आइडियलिज्म का मानना क्या है कि जहाँ पर शिक्षा वहाँ पर दी जानी चाहिए जहाँ पर मतलब विद्यालय हो, ठीक है, एकमात्र स्थान विद्यालय है जहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद। ठीक है, प्राकृतिकवाद में सबसे पहले मौलिक सिद्धांत इसका देख लेते हैं। तो ये ईश्वर की पर विश्वास नहीं करता। जैसे आइडियलिज्म का मानना है कि जो भी है, ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मानना है कि ईश्वर पर विश्वास ये नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि प्रकृति ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। भौतिक जगत पर विश्वास करते हैं, मतलब जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो जैसे पहाड़ हो गया, जैसे मतलब ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास होता है। भौतिक एवं प्राकृतिक सिद्धांत सर्वोच्च है तथा सार्वभौमिक है, इनका मानना है। आदर्श व मूल्य पर विश्वास नहीं करते, ये मूल्यों पर और आदर्श पर विश्वास नहीं करते। भौतिक एवं यांत्रिक दृष्टिकोण। शिक्षा के सिद्धांत इसमें क्या हैं वो देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी पर आधारित, मनुष्य कैसे, मतलब कैसे उसका बिहेवियर, उसके बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है, कैसी चीज़ें होती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी की भौतिक अभिरुचि पर बल देता है, मतलब जो विद्यार्थी की का इंटरेस्ट है, भौतिक इंटरेस्ट, उस पर ज़्यादा बल देता है। बालक शिक्षा का केंद्र मानता है। इसमें जो शिक्षा का केंद्र है वो क्या है, बालक है। आदर्शवाद में क्या है, टीचर है या कैरिकुलम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है किताबी अध्ययन का विरोधी, इन्होंने किताबी अध्ययन का विरोध किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति को व्यक्ति की आम अहमियत एवं प्राथमिकता, व्यक्ति की सबसे मतलब आम अहमियत दी है, प्राथमिकता दी है। शिक्षा का लक्ष्य क्या है, इसमें मानव रूपी यंत्र को पूर्णता देना। इन्होंने मानव को यंत्र माना हुआ है कि मनुष्य ही जो भी क्रिएट करता है वो मनुष्य करता है, प्रकृति करती है। ठीक है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य जीवन के लिए तैयार करना, पर्यावरण में अनुकूलन, प्राकृतिक विकास, स्वतंत्रता का विकास, जीवन के लिए तैयार करना, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। अब इसमें कैरिकुलम क्या है वो देख लेते हैं। तो मौलिक प्रवृत्ति, अभिक्षमता एवं विद्यार्थी की मनोस्थिति पर पाठचर्या निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, मौलिक प्रवृत्ति, अभिक्षमता, मतलब जो विद्यार्थी की अभिक्षमता होती है, मौलिक प्रवृत्ति जो उसकी बेसिक नीड होती है, उस पर कैरिकुलम आधारित होता है। विज्ञान विषय को प्राथमिकता दी जाती है, मानविकीय विषय को दूसरा स्थान दिया गया है। इसमें जो मानविकीय विषय, जैसे मानविकीय विषय को प्रथम स्थान आइडियलिज्म ने दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सेकंड स्थान दिया है मानविकीय विषय को। ठीक है, नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर ने जो बताया, इसमें पाठचर्या के निम्न गुण बताए हैं का विकास किया जाता है। जैसे आत्मरक्षा संबंधी, कैसे खुद की रक्षा करना है, जीविका उपार्जन, कैसे खुद का पेट पालना है, संतति पालन। ठीक है, अब संतति पालन मतलब संतान का पालन पोषण, सामाजिक गुण, अवकाश कार्य गुण, ये सारी चीज़ें हर्बर्ट स्पेंसर के हिसाब से उन्होंने इस गुण को बताया है। मुख्य विषय इसमें क्या है, खेल कूद है, भौतिक विज्ञान है, स्वास्थ्य विज्ञान है, जीव जगत आदि, ये सारी चीज़ें इसकी मुख्य विधि हैं। अब शिक्षण विधि क्या है, करके सीखना, स्व अधिगम है, खेल विधि, क्रिया विधि, भ्रमण और अवलोकन विधि, मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन है यहाँ पर, इंटरगार्टन नहीं है, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन मेथड, योजना। ठीक है, शिक्षक जो है इसमें इनका द्वितीय स्थान है, प्रकृति ही शिक्षक है इनके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई है, आप यहाँ पर इसको देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई हो, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राग्मेटिज्म जो है वो क्या है, प्रयोजनवाद। इसमें मूल सिद्धांत इसका जो है, ये दर्शन ना ईश्वर और ना आध्यात्मिक मूल्य पर विश्वास करता है, मनुष्य पर पूर्ण विश्वास, मनुष्य की शक्ति सर्वोच्च है इसके हिसाब से। जैसे आइडियलिज्म में आपने पढ़ा कि ईश्वर ही सब कुछ है, नेचुरलिज्म में पढ़ा प्रकृति ही सब कुछ है, वैसे ही प्रयोजनवाद का मानना है या प्राग्मेटिज्म का मानना है कि जो मनुष्य है वही सर्वोच्च है, वही शक्ति है, उस पर ज़्यादा पूर्ण विश्वास करता है। ठीक है, आध्यात्मिक सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है, समय परिस्थिति के साथ बदलते रहता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो परिस्थिति के साथ बदलती रहती है, पूर्व निर्धारित नहीं है, कोई चीज़ पूर्व निर्धारित नहीं है, उन्हें बनाया जाता है, मनोवैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है। इन्होंने बहुवादी अवधारणा दी, शिक्षा के सिद्धांत
अब इसमें क्या है, मनोविज्ञान एवं ज्ञान पर आधारित, ठीक है, प्रयोग एवं अभ्यास पर बल, विद्यार्थी केंद्र बिंदु है, इसमें किताबी अध्ययन का विरोध करते हैं, ये भी सामाजिकता पर बल देते हैं, गतिशीलता उदाहरण है, मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं, शिक्षा के लक्ष्य क्या है, लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं, समय स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसा समय जैसे स्थान और वैसी परिस्थिति होती रहती है, नवीन मूल्यों का सृजन, सामाजिक समायोजन एवं सर्वांगीण विकास। अब पाठचर्या क्या है, उपयोगिता के आधार पर पाठचर्या, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोर हो रहे हैं आप सब? कोई नहीं, अभी तो 25 मिनट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विषय पर अत्यधिक बल देते हैं, इतिहास, गणित, गृह विज्ञान। शिक्षण विद्या क्या है, करके सीखना, एक सेकेंड, करके सीखना, ठीक है, अनुभव से सीखना, और प्रयोजन विधि, ठीक है, प्रयोजन विधि में किल पैट्रिक जो हैं, यहाँ पर किल पैट्रिक जो हैं वो इसके जनक माने जाते हैं। शिक्षक जो है फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड होते हैं, ठीक है। शिक्षक विधि को ऐसे स्थान पर रखते हैं, विद्यार्थी स्वयं नए नए मूल्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अनुशासन सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यालय एक प्रयोगशाला है, ठीक है, क्या है, एक लैब है जहाँ विद्यार्थी प्रयोग करते हैं। विद्यालय समाज का छोटा रूप माना जाता है। अब इसमें दार्शनिक कौन कौन से हैं, जॉन डीबी हैं, किलपैट्रिक हैं, सीबी पियर हैं, क्यूलियम हैं, जेम्स सेकुलर्स हैं आदि, ये सारे दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी कि अस्तित्ववाद जो है, इसका उद्भव जो है मानवीय गरिमा में उपजी कमी, कठिनाइयाँ, समस्याएं एवं निराशाओं के दृष्टिगत विकास से हुआ है। मतलब जो भी मानवीय गरिमा में मतलब मनुष्य की गरिमा में जो भी कमी है, समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, उनको देखते हुए इसका विकास हुआ था। डेनमार्क में दार्शनिक सोरेन ईर्थगार्ड 1813 से 1855 द्वारा इसका विकास किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? दार्शनिक सोरेन ईर्थगार्ड द्वारा 1813 से 1855, ठीक है, जिन्होंने निम्न बातों के उत्तर ढूंढने की कोशिश की थी, जैसे मानव जीवन के अर्थ क्या हैं, मानव अस्तित्व से क्या आशय है, मानवीय कृत्य का क्या उद्देश्य है, ठीक है। इन चीज़ों के उत्तर ढूंढने की इन्होंने कोशिश की थी। उनका निष्कर्ष ये था कि मानव के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। मानव व्यक्तित्व का अस्तित्व इस कारण से है क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने के प्रयत्नशील रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मानव के सम्मुख विद्यमान निराशा, दुख से ही अस्तित्ववाद की उत्पत्ति हुई है। मतलब क्यों हुई है कि मनुष्य में निराशा क्यों है, दुख क्यों है, इसके लिए अस्तित्ववाद का उनकी उत्पत्ति हुई। अस्तित्ववाद समाज की अपेक्षा मानव व्यक्तियों को सर्वोपरि मानता है। इसमें मनुष्य को ही सब कुछ मानते हैं, ठीक है। अस्तित्ववाद तत्व मीमांसा से ज़्यादा मानव शक्ति है, ठीक है। अस्तित्ववाद दार्शनिक सिद्धांत के निर्माण में रुचि नहीं लेता है, किसी भी विचारधारा का खंडन नहीं करता है। जो अस्तित्ववाद है, अस्तित्ववाद मनुष्य द्वारा कार्यों का चयन करता है, समर्थन करता है, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं अस्तित्ववाद एवं शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो व्यक्ति का बौद्धिक विकास, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, वस्तुनिष्ठ एवं अंतर विकास का ज्ञान, मानवीय मूल्यों का विकास। इसमें पाठचर्या कैसी है? तो पाठचर्या जो है पाठ्यक्रम के महत्व, मतलब इन्होंने पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, किंतु वे कठोर पाठचर्या के पक्षधर नहीं हैं। इस दर्शन का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से विकास का अवसर मिलना चाहिए। मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उनको खुद के विकास का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वे अपनी रुचि और आवश्यकता, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता के आधार पर विकास को प्राथमिकता दे सकें, ठीक है। शिक्षण विधि क्या है? स्वशिक्षा है, खोज विधि है, अंतर्ज्ञान विधि है, करके सीखना, ये सारी शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमनिज्म जो है
तो मानवतावाद जो है ये दर्शन स्वार्थ से ऊपर है, मानव सेवा पर ये बल देता है। मानवतावाद क्या है? जो मानव सेवा पर बल देता है। ठीक है, मनुष्य के महत्व को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब ये मानते हैं कि मनुष्य का जो महत्व है वो सबसे ऊपर है। मनुष्य को संस्कारी करना है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या था? मनुष्य को संस्कारी करना। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है लोक मंगल की भावना का पोषण, मनुष्य के अलावा किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास और महत्व ये नहीं देते हैं। ठीक है, मनुष्य पर स्वतः अपनी समस्या को समाधानिक करने का स्वरूप मानते हैं। विश्व बंधुत्व, मानवतावाद, नैतिकता का विकास, शांति, प्रगति, लोकतांत्रिकी के हितैषी हैं। इनका मानना है कि जो विश्व बंधुत्व है, मानवतावाद, नैतिकता का जो विकास है, शांति, प्रगति है, वो इनके हितैषी हैं। ठीक है, भौतिकवाद में विश्वास ज़्यादा है इनका। अनुभव एवं तर्क बुद्धि को ज्ञान का आधार मानते हैं। उद्देश्य जो है मनुष्य का शारीरिक विकास, मानव के दुखों की अनुभूति करना, संवेदनशीलता का विकास, व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास, वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुप्रयोग करने की क्षमता का प्रयोग, विद्यार्थियों के मानवीय मूल्यों का विकास, विश्व शांति का विकास, युद्ध विराम एवं आपसी भाईचारा का प्रतिपादन। मतलब ये युद्ध को नहीं मानते, इनका मानना है कि आपसी भाईचारा होना चाहिए लोगों में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अनुकूलित कौशल का विकास, मनुष्य के पूर्वाग्रह, कुप्रीति, अंधविश्वास को दूर करना, जागरूक करना, आत्मस्वरूप की आत्मदर्शन की क्षमता का विकास। पाठचर्या जो है इनकी कैसी थी? धर्म, अध्यात्म, नैतिक, चारित्रिक विकास को पाठचर्या में स्थान दिया जाता है। इन्होंने धर्म अध्यात्म को दिया है, नैतिक चारित्रिक विकास को पाठचर्या में स्थान दिया है। इनके दर्शन शास्त्र का जो है शारीरिक विकास, शारीरिक भाषा शास्त्र, इतिहास सहित कला, शिल्प, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं मानवीय विषय, ये सारी चीज़ें पाठचर्या में इन्होंने शामिल की है। शिक्षण विधि क्या थी? डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि जो है और करके सीखना, प्रयोग आदि। ठीक है, ये सारी इनकी विधियां थी। अनुशासन कैसा था? स्व अनुशासन, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों की सुखद परिस्थितियां प्रदान करने पर ही मानवीय गुणों का विकास होता है। इन्होंने अनुशासन नहीं रखा, सेल्फ अनुशासन जैसा हम रहना चाहते हैं। ठीक है, विद्यालय क्या था? शिक्षक के द्वारा विद्यालय का स्थान निर्धारित, निश्चित सीमा नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है, दार्शनिक कौन थे? सुकरात, बुद्धिज्म और मैस्लो आदि, ये सारे इसके दार्शनिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया इसमें। इनका आध्यात्मिक विश्वास को ये नहीं मानते हैं, मतलब इनको लगता है कि वो अंधविश्वास है। जीवन में आने वाली समस्याओं को व्यक्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता, मतलब जो भी समस्याएं हैं उससे छुटकारा नहीं मिल सकता, तथा ये कहकर भूल जाना ईश्वर सत्य है। ठीक है, अब इसमें ये कहकर ये नहीं भूल जाना चाहिए कि जो भी ये समस्याएं ईश्वर टाल देगा, व्यक्ति को खुद ही प्रयास करना चाहिए। विश्व समस्याओं से भरा है तथा निश्चित उद्देश्य नहीं है कोई। व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करता है, सभी व्यक्ति अलग हैं, उनकी इच्छा से कार्य करने पर व्यक्ति स्वयं जवाबदेही है। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने आप से काम कर रहा है तो उसका जवाबदेही खुद देता है। व्यक्तियों की इच्छा एवं विकल्प चुनने का अधिकार एक दूसरे से अलग है। ज्ञान जो है वो बदलता रहता है, प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब जैसे इन्होंने बोला कंस्ट्रक्टिविज्म में कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करता है। जो हम सबको पता है वो गलत हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो हम जानते हैं वो सही है, पत्थर की लकीर है, वो गलत भी हो सकता है। सत्यता में बदलाव आ सकता है। मानवीय मूल्य व्यक्तिगत है, अर्थात अपने मूल्यों का निर्माण करना चिंतन सत्य है। ठीक है, अपने मूल्यों का निर्माण करना चिंतन और सत्य है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कनेक्सिज्म, संबंधवाद। तो जो संबंधवाद है वो क्या है? संबंधवाद शिक्षा का एक दर्शन है जो विद्यार्थियों के मानसिक विकास और उनके अनुभवों के बीच संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। मतलब इसमें क्या है? जो विद्यार्थियों का मानसिक विकास और उनके अनुभवों के बीच, मतलब
जो मेंटल स्थिति है, मेंटल डेवलपमेंट है और जो उनके एक्सपीरियंस है उनके बीच के संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए मानसिक संबंधों और कनेक्शन के माध्यम से मदद करता है। ये कैसे मदद करता है विद्यार्थियों को ज्ञान कौशल प्राप्त करने के लिए? उनके मानसिक जो संबंध है और उसके जो कनेक्शन है उसके माध्यम से, ठीक है। इसमें अनुभव, अभ्यास और प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है। किससे प्रोत्साहित किया जाता है? अनुभव, अभ्यास और प्रतिक्रिया के माध्यम से, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान की गहराई और स्थायित्व आता है, ठीक है। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों के ज्ञान और ज़्यादा डीप हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा उसमें स्थिरता आ जाती है, ठीक है। तो ये है कनेक्सिज्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाद जो हैं ये थोड़ा बड़े थे तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई नहीं, हम जल्दी जल्दी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या दृष्टिकोण इंडियन एजुकेशन का। तो इसमें गांधी, टैगोर, कृष्णमूर्ति और अरबिंदो, इनके थॉट प्रोसेस के बारे में, इनके विचार क्या हैं वो पढ़ेंगे। गांधी, टैगोर, कृष्णमूर्ति और अरबिंदो। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी का देखते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा का जो दृष्टिकोण है, महात्मा गांधी का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण नैतिक और चरित्र निर्माण पर आधारित है। किस पर आधारित है? इनका जो दृष्टिकोण है वो नैतिक विकास पर, यानी कि कोई व्यक्ति है तो उसको मतलब मोरल डेवलपमेंट उसमें होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ें आनी चाहिए। चरित्र निर्माण उसका अच्छा होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को जीवन की एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा है। मतलब एजुकेशन क्या है? जो कंटिन्यूअस है, हमेशा चलती रहती है, जो व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। मतलब एजुकेशन सिर्फ, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन हम बुक से प्राप्त करते हैं, बल्कि मानवता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। तो ये है गांधी जी का थॉट। अब नेक्स्ट देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने शिक्षा को एक आंतरिक और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया के रूप में देखा। इन्होंने क्या देखा कि जो शिक्षा है वो आंतरिक विकास है और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। उनका ये मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों के भीतर रचनात्मक सौंदर्य और आत्म संवेदनशीलता को जागृत करना है। का मानना क्या है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के भीतर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, नयापन होना चाहिए, सौंदर्य और आत्म संवेदनशीलता होनी चाहिए, को जागृत करना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट देखते हैं जे कृष्णमूर्ति शिक्षा का दृष्टिकोण। तो इसमें जो जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा को सामाजिक और मानसिक बदलाव का माध्यम माना। किसका? सामाजिक और मानसिक बदलाव का माध्यम माना। उनका दृष्टिकोण ये है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती। इनका भी मानना है कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होती। और किसका मानना है? क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। बल्कि ये मनुष्य के मानसिक विकास, चिंतनशीलता और आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? चिंतनशील, आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करने वाली। उनका मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना चाहिए। मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो। ये जे कृष्णमूर्ति का मानना था। इसके लिए अपने अंदर के भय, पूर्वाग्रह और मानसिक बाधाओं को समाप्त करना आवश्यक है। जैसे हम बहुत बार सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, उसने नहीं कर पाया तो हमसे भी नहीं होगा। तो जो ये चीज़ें पूर्वाग्रह है, भय है, उनको मतलब समाप्त करना ज़रूरी है, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति के एजुकेशन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्री अरबिंदो का शिक्षा का दृष्टिकोण। तो इसमें जो श्री अरविंद ने शिक्षा को एक दिव्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा। किसके रूप से देखा? एक दिव्य और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं है, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक
उन्नति भी है। ठीक है, उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक दिव्य तत्व छिपा होता है और शिक्षा का कार्य उसे जागृत करना है। मतलब इनका मानना है कि जो भी व्यक्ति है उसके अंदर एक दिव्य तत्व है, एक छिपा हुआ, मतलब एक छिपी हुई शक्ति है। ठीक है, उसको बस शिक्षा क्या करती है, उसको जागृत करती है। अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानवता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना है, इसलिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, सवाल करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो ये थे इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड प्रैक्टिस। ये है 1.5। आप अपने सिलेबस से मिला लेना, मैं बहुत उसमें भूल गई हूँ लिखना कि कौन सा पॉइंट है। तो इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन का देखें तो भारतीय दर्शन को 6 भागों में बांटा गया है। वेदांग है, योग है, सांख्यिकी है, वैशेषिका है, मीमांसा और न्याय है। ठीक है, इन तो सबसे पहले हम वेदांग देखते हैं। ईश्वर सर्व विद्यमान है तथा प्रत्येक वस्तु में उनकी सत्ता वो निर्गुण है, इनका मानना है। ब्राह्मणों को भगवान कहा जाता था। इसमें भगवान का नाम ओम से जाना जाता था। भगवान की शक्ति अंतर्निहित है तथा वो अपने माया के द्वारा संसार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, सबको पता है कि एक दिन जाना है, तथा एक जन्म के बाद व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है। वेदांत का क्या मानना है कि अगला जन्म होता है। ठीक है, कोई भी तथ्य व्यक्ति से छुपा नहीं होता है। ब्रह्मांड की पूजा करना आवश्यक है। आत्मा ही ब्रह्मांड है और मैं ही ब्रह्मांड हूँ। ठीक है, वेदांग दर्शन जो है बौद्ध एवं उपनिषदों के माध्यम से त्रुटियों के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें ऋषियों के द्वारा जाना जाता है, माध्यम से ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। ऋषियों के द्वारा अलग अलग विद्यालय की स्थापना की गई जहाँ पर अलग अलग शिक्षा दी जाती है, जैसे द्रोणाचार्य। ठीक है, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। योगा, आत्मा के द्वारा भगवान को ढूंढने की क्रिया को योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने इस एवं मोहनजोदड़ो संस्कृति में योगा का उल्लेख है। ठीक है, कहाँ पर उल्लेख है? मोहनजोदड़ो संस्कृति और महर्षि पतंजलि। विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को भौतिक तथा मानसिक सुख मिल सकता है। योगा के द्वारा क्या होता है? भौतिक और मानसिक सुख मिल सकता है। योगा किसी निश्चित धर्म का विश्वास नहीं करती। ठीक है, इसमें कोई निश्चित धर्म नहीं होता है। योगा के अनुसार शरीर एवं आत्मा की शुद्धता के लिए योगा किया जाता है। यम नियम आदि द्वारा मन को साफ रखा सकता है। महर्षि पतंजलि द्वारा इस प्रकार के योग क्रिया के द्वारा शरीर मन को शुद्ध करने के बारे में लिखा गया। ठीक है, शरीर और मन कैसे शुद्ध होता है? योगा के द्वारा। ये किसका मानना है? योगा दर्शन। नेक्स्ट है सांख्यिकी। इस दर्शन का ये मानना है कि जीव एवं निर्जीव, मतलब पुरुष एवं प्रकृति दोनों साथ साथ विद्यमान हैं। व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान या ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। मतलब व्यक्ति क्या करता है कि अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ने की कोशिश करता है। विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं सब प्रकृति की देन है। जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सब क्या है? प्रकृति की देन है। किसका मानना है? सांख्यिकी दर्शन का। प्रकृति के बिना व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर प्रकृति नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं होगा। सत्व, रज और तमस, एक सेकेंड, सत्व, रज और तमस, शुद्ध, क्रियाशील तथा अंधकार, ये 3 सांख्य दर्शन के मूल तत्व हैं। कौन से मूल तत्व हैं? सत्व, रज और तमस। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? सांख्य दर्शन के मूल तत्व हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट है यह मॉड्यूल है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी या विविधता को समझना। तो 2.1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी क्या है? इस डाइवर्सिटी का अर्थ है किसी समुदाय, समाज या डाइवर्सिटी का अर्थ है किसी समुदाय, समाज या समूह में भिन्नताएं और असमानताएं होना। ठीक है, जैसे समाज, जैसे हम एक क्लासरूम में बैठे होते हैं तो वहाँ भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सबके समुदाय अलग होते हैं, सबके कास्ट अलग होते हैं, सबके समाज अलग होते हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। तो जितने भी डिफरेंसेस होते हैं
उनको हम विविधता बोलते हैं, ठीक है। उन विविधताओं को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना, अप्रिशिएट करना डाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है। ये भिन्नताएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सांस्कृतिक हो सकती है, जातीय हो सकती है, भाषाई, धर्म, लिंग, शारीरिक और मानसिक स्तर पर। जैसे मैंने इससे पहले बोला कि हर चीज़ डिफरेंस होती है। विविधता किसी समाज या समूह को अद्वितीय पहचान देती है, ठीक है। किसी समाज या समूह को अद्वितीय पहचान देती है मतलब एक यूनिकनेस होता है उसमें, समाज की शक्ति। जैसे मतलब 4 लोग हैं तो सबकी यूनिकनेस अलग होगी, सबकी क्षमताएं अलग होगी। किसी का एक काम में अच्छा पार्टिसिपेशन होगा, किसी का दूसरे काम में होगा, किसी का तीसरे काम में होगा, किसी का चौथे काम में होगा। तो इस तरीके से सब में यूनिकनेस होती है। समाज की शक्ति समृद्धि का भी कारण बन सकता है। विविधता का सिद्धांत ये बताता है कि विभिन्नता न केवल अस्तित्व है बल्कि इसे सम्मान और स्वीकृति मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करना चाहिए, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी की कमियां हैं उसको कमियां नहीं माननी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो विभिन्न पृष्ठभूमियों में आने वाले लोग विशिष्टताओं के साथ समाज में योगदान करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ये क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें टाइप्स में आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है, ये है आपका 2.2, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में है जेंडर, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी, ये पढ़ना है। तो जेंडर में आपने पढ़ा है कि इसमें क्या है, लिंग विविधता का तात्पर्य विभिन्न लिंगों के अस्तित्व से है। जैसे आपने पढ़ा मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग समाज में पुरुष और महिलाओं के लिंगों को माना जाता है, लेकिन समकालीन समय में ये परिभाषा और व्यापक हो गई है। जैसे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर मतलब अलग अलग हो गया है। तो तीनों को अप्रिशिएट करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषा सब जगह की अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है, बोलियां सबकी अलग अलग होती हैं। एक ही देश या क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे आप राजस्थान का ही ले लो, जैसे आप यूपी का ले लो, जैसे हर जगह का, हरियाणा का। तो भाषा जो होगी वो एक होगी, लेकिन मतलब बोलियां जो होती हैं वो चेंज होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर चेंज होती हैं, ठीक है। ये प्रत्येक समुदाय या समूह में की विशेष पहचान को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक विविधता क्या होती है? सांस्कृतिक विविधता का तात्पर्य सबकी संस्कृति अलग अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं। हर समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, अपने पहनावे होते हैं, खान पान अलग होता है, त्यौहार अलग होते हैं, सामाजिक प्रथाएं अलग दिखाई देती हैं, ठीक है। ये होती है सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक विविधता। सामाजिक आर्थिक विविधता का तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका? विभिन्न आर्थिक वर्गों, जीवन शैली और सामाजिक स्थितियों के बीच विभिन्नता। मतलब कोई किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी के पास कम है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, किसी की बेस्ट है, किसी की पुअर है, ठीक है। अलग अलग सबकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है। विकलांगता विविधता, तो आपने अभी पहले पढ़ा PWD में 7 प्रकार के डिसेबिलिटी, ठीक है। वो अलग अलग भिन्न भिन्न थी। फिर 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो गई, जो अलग अलग है, उनकी अलग अलग पहचान है, उनके सिम्टम्स अलग अलग हैं, उनके प्रिवेंशन अलग हैं, कजेज अलग हैं, ठीक है। तो ये है डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं। 2.3 में है डाइवर्सिटी, लर्निंग एंड प्ले, ठीक है। डाइवर्सिटी, लर्निंग एंड प्ले में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विविधता क्या होती है। ये हमने पढ़ लिया था कि विविधता क्या होती है। डिफरेंसेस, विभिन्नताएं, जैसे लिंग, संस्कृति, भाषा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक क्षमता, ठीक है। ये बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, क्योंकि उन्हें दूसरों के विचारों और संवेदनाओं को समझने का अवसर देती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें है लिंग विविधता, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की पहचान को सम्मान देना। भाषाई है, ये अलग है, संस्कृति को समझना और सम्मान देना। शारीरिक एवं मानसिक विविधता है, विकलांग वाले बच्चों को सम्मान और अवसर और समर्थन देना।
फिर शिक्षण है। शिक्षण क्या? शिक्षण बच्चों को न केवल ज्ञान, सामाजिक मानसिक कौशल भी सिखाता है। विविधता के संदर्भ में हर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया अलग होती है। ये समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। ठीक है। व्यक्तिगत सीखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। कोई दृश्य, श्रवण और सेंसरी हल अलग अलग होती है। जैसे किसी को लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कोई देख के पढ़ लेता है। वैसे ही कोई देख के पढ़ता है, कोई सुन के पढ़ता है, कोई अलग सेंसरी प्रोसेस के द्वारा पढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। विकलांगता या विभिन्नताओं वाले बच्चों के समान अवसर प्रदान करना, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना, फुल्ली पार्टिसिपेशन मिलना। ठीक है। अब इसमें खेल जो है, खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक के विकास में अहम है। शारीरिक मानसिक विकास में क्या अहम है? प्ले। ये बच्चों को शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्थिति और सामाजिक कौशल सिखाता है। ठीक है। खेल के दौरान बच्चों को एक दूसरे के साथ सहयोग, समस्याओं का समाधान और समावेशिता सीखने का अवसर मिलता है, जिसमें सामाजिक कौशल है, समूह में काम करना और उतनी ज़्यादा संवाद बातचीत करना। समस्या समाधान, खेल के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, उनका सामना करना और उनका इनोवेटिव तरीके से कुछ नया तरीका लगा के उनका हल ढूंढना। 2.4 है एड्रेसिंग डाइवर्स लर्निंग नीड। तो इसमें है विविध शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान। तो सबसे पहले शारीरिक और मानसिक विविधता। शारीरिक और मानसिक विविधता क्या है? शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता और विकासात्मक भिन्नताएं। ठीक है। सारी अलग अलग होती हैं, जैसे दृष्टिहीनता, श्रवण विकलांगता। ठीक है। भाषाई विविधता। विभिन्न भाषाओं में बच्चों के साथ के लिए अनुकूलन शिक्षा। हम क्या करते हैं? एडॉप्टेशन करते हैं। जैसे कोई बच्चा है और उसको समझ में नहीं आता, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा ले ले, तो हम क्या करते हैं? ओरल के साथ साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको पढ़ाने के लिए। ठीक है। सीखने की शैली। दृष्टि, श्रवण या संवेदात्मक तरीकों से सीखने वाले बच्चों के अलग अलग शैक्षिक दृष्टिकोण होते हैं। सबकी सीखने की स्टाइल अलग होती है। ठीक है। दूसरा जो है समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को समान अवसर देना और उनकी भिन्नताओं को सम्मान करना। उसके अलावा हम आईईपी बना सकते हैं सभी बच्चों के लिए, एडॉप्टेशन कर सकते हैं, शैक्षिक सामग्री का अनुकूलन कर सकते हैं। जो हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, जैसे कैरिकुलम को हम फ्लैक्सिबल कर सकते हैं, एड्स एंड अप्लायंस सहायक उपकरण प्रोवाइड करवा सकते हैं, सामूहिक कार्य और सहयोग कर सकते हैं, डिजिटल चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, सहायक प्रौद्योगिकी हो सकती है। जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए हम हियरिंग एड, कोई ब्रेल का, कोई ब्लाइंड बच्चा तो उसके लिए ब्रेल, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्सिटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो डाइवर्सिटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है, जिसमें वैश्विक विविधता का महत्व सबसे पहले। तो सांस्कृतिक विविधता जो है, अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली रखते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लिंग, धर्म और जातीय विविधता। अलग अलग जाति के आधार पर विभिन्न पहचान और भिन्नताएं समाज में प्रकट होती हैं। इनका सम्मान और समानता महत्वपूर्ण है। वैश्विक समावेशिता। मानव अधिकार। हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी समुदाय का हो। ठीक है। शिक्षा और कार्यस्थल में समावेशिता। वैश्विक स्तर पर समावेशी शिक्षा और कार्यस्थल बनाने की आवश्यकता है, जहाँ सभी विभिन्नताओं का सम्मान हो और उन्हें क्या किया जाए? समान अवसर प्रदान किया जाए। वैश्विक चुनौतियाँ। बहुत सारी ग्लोबल चैलेंजेस मिलती हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता, मतलब जिसमें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे मैंने इससे पहले बात करी कि किसी की अच्छी होती है, किसी की नहीं अच्छी होती है। ठीक है। भाषाई विविधता। हम बहुत बार क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं और वहाँ की भाषा को समझने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उस भाषा को समझने के लिए। वैश्विक सहयोग। संस्कृतियों के बीच संवाद और सहयोग वैश्विक समस्याओं जैसे संकट, संघर्ष और स्वास्थ्य संकट को हल करने के लिए मदद करता है। तो अभी तक हमने ये सेकंड यूनिट तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम थर्ड यूनिट
और कोशिश करेंगे कि उसको भी कंप्लीट कर लें। आई होप यहाँ तक आप सब कि जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो क्लियर हो गए हों। कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे करने वाले हैं 3rd यूनिट, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।